भारत थे, भारत हैं, रहेंगे क्या ये समय बताएगा। आज हमको किसी ने भारत कह दिया, इस पर लोग जो शोर शराबा कर रहे हैं उनको देखकर हंसी ही आती है। अंग्रेज भारत आए, यह इतिहास बन गया, किंतु अंग्रेज भारत से चले गए। चले तो गए किंतु अपने पीछे अपनी अभिलाषा को छोड़कर गए, और वो अभिलाषा आज साकार होती दिख रही है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा का ज्ञान अर्जित करना ये अच्छाई ही मानी जाती है, किंतु अंग्रेजियत का प्रदर्शन ये शायद कुछ लोगों की मजबूरी होती जा रही है। भारत को इंडिया बनाना हमारे हिसाब से केवल ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन केवल ट्रांसलेट नहीं किया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई, और वो साजिश है भारतीयों को डोमिनेट करने की। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप उसको देखेंगे तो उसमें सहज भाव से रूप में मिल जाएगा इंडियन शब्द का अर्थ क्या लिखा हुआ है। इंडियन शब्द का अर्थ लिखा हुआ है आउटडेटेड। इंडियन शब्द का अर्थ लिखा हुआ है आउट ऑफ फैशन। इंडियन शब्द का अर्थ लिखा हुआ है झगड़ालू। नमस्कार, एकल भारत के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। स्पॉटलाइट में आपको हम मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जिसने भारत के विकास के लिए बहुत अहम योगदान दिया हो, लेकिन पर्दे के पीछे। तो हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनके संघर्ष के बारे में जानते हैं, और उनसे ये भी हम जानते हैं कि सफर में उनको कितनी कठिनाइयां आई। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज हमारे साथ स्पॉटलाइट के खास मेहमान हैं राष्ट्रीय संगठन प्रभारी माधवेंद्र सिंह। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं उनके सफर के बारे में। यदि मुझ में कोई योग्यता है तो वो है लोगों को साथ लेकर चलना। एक लीडर बनने के लिए आपको अपने लोगों का नेतृत्व स्नेह के साथ करना पड़ता है। ये जमशेद जी टाटा के जीवन का सिद्धांत था। ऐसी ही सफलता के धनी व्यक्ति एकल अभियान के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी माधवेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने जमशेद जी टाटा के जीवन के सिद्धांत को बखूबी अपने जीवन में न सिर्फ उतारा बल्कि उसी पर चलते रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले माधवेंद्र सिंह पहले एक सामान्य शिक्षक थे। बच्चों को शिक्षित करना, संस्कारी बनाना उनका कर्तव्य था, लेकिन माधवेंद्र सिंह ने अपने जीवन में वो किया जिसने सिर्फ अपने विद्यालय के बच्चों को शिक्षा नहीं दी, बल्कि देश के उन बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाया जिन्हें वास्तव में शिक्षा की जरूरत थी, जिनका शिक्षा शब्द से कोई सरोकार नहीं था। माधवेंद्र सिंह 1990 में एकल अभियान के अभिभावक श्याम जी गुप्त से अंडमान निकोबार में मिले। उस वक्त माधवेंद्र सिंह अंडमान निकोबार स्थित विद्या भारती के विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। श्याम जी गुप्त से मिलकर माधवेंद्र सिंह उनके विचारों और कार्यों से प्रभावित हुए और एकल से जुड़ने का निर्णय लिया। एकल से जुड़ने के बाद वो पहले केंद्रीय सह व्यवस्था प्रमुख बने। बाद में उन्हें एकल विद्यालय अभियान के केंद्रीय अभियान प्रमुख की जिम्मेदारी मिली। इस दौरान एकल विद्यालय का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ। जब इन्होंने एकल अभियान में प्रवेश किया था, उस समय उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पहले 6 जिलों में एकल का कार्य था, जो वर्तमान में 45 जिलों में एकल अभियान का काम सुचारू रूप से चल रहा है। श्री माधवेंद्र ने एकल के कार्य विस्तार के साथ साथ कार्यकर्ताओं के विकास के लिए भी एक व्यवस्थित व्यवस्था विकसित की है। उन्होंने चुनौती से किनारा कभी नहीं किया, उनका डट कर सामना किया और एकल अभियान को इस मुकाम पर पहुंचाने का अथक प्रयास किया। तो ये हमने आपको दिखाया माधवेंद्र जी के सफर की कहानी कि कैसे उन्होंने समाज सेवा की शुरुआत की, क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया और आज वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो आइए बातचीत भी शुरू कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका माधवेंद्र जी। मेरा सबसे पहला सवाल आप यही है कि एकल अभियान जो बच्चों को शिक्षित करता है और शिक्षा के साथ साथ वो संस्कारों की भी शिक्षा देता है, लेकिन जब भी कोई भी बच्चा या फिर कोई भी युवा ऐसी बात कर दे, अगर किसी को भैया उसने कह दिया, किसी को अगर लड़की को बहन जी कह दिया, या फिर अगर उसने अपने संस्कारों को दिखाने का प्रयास किया, बहुत ही सभ्यता के साथ उसने किसी से बातचीत की, 1 जनवरी को उसने न्यू ईयर नहीं मनाया,
तो लोग उसे जज करने लग जाते हैं, डोमिनेट करने लग जाते हैं। क्या विद्या मंदिर से पढ़े हो तुम? क्या कहेंगे? यह वर्तमान काल की सामाजिक मानसिकता का परिचायक है। अंग्रेज भारत आए, यह इतिहास बन गया, किंतु अंग्रेज भारत से चले गए। चले तो गए, किंतु अपने पीछे अपनी अभिलाषा को छोड़कर गए, और वो अभिलाषा आज साकार होती दिख रही है। जैसा उनके विचारक ने कहा था कि हम तो हो सकता है चले जाएं कभी भारत छोड़कर, लेकिन हम ऐसी शिक्षा प्रणाली भारत को देकर जा रहे हैं कि भारत में काले अंग्रेज निरंतर जन्म लेते रहेंगे। वही कुछ आज हो रहा है। बिल्कुल, जिस भी बच्चे को इंग्लिश आती है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। भले संस्कार की कमी हो उसके अंदर, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल टॉप पर समझेगा। लेकिन जो बच्चा गांव से उठकर आया है, संस्कार उसके अंदर बहुत सारे हैं, उसे हर चीज पता है, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आती तो लोग उसे जरूर डोमिनेट करेंगे। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, और किस तरीके से एकल अभियान इस पर काम कर रहा है? जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उस सोच के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा का ज्ञान अर्जित करना ये अच्छाई ही मानी जाती है। किंतु अंग्रेजियत का प्रदर्शन ये शायद कुछ लोगों की मजबूरी होती जा रही है। मुझे ध्यान में है, मैं अनेक वर्षों तक जिस विद्यालय श्रृंखला में कार्यरत रहा, विद्या भारती द्वारा संचालित वो विद्यालय, उनमें कुछ विद्यालय यूपी बोर्ड से हैं, कुछ विद्यालय सीबीएसई के अंतर्गत संचालित हैं। कुछ वर्ष पहले तक ऐसा दृश्य देखने को मिला कि सीबीएसई प्रत्येक विषय का राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक अंकों का रिकॉर्ड डिक्लेयर करती है। दृश्य ऐसा बना कि अनेक वर्षों तक सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे ने अंग्रेजी भाषा में 83% अंक प्राप्त करके सर्वाधिक अंकों का रिकॉर्ड बनाया राष्ट्रीय स्तर पर, और कुछ वर्षों पश्चात इस रिकॉर्ड को तोड़ा तो फिर सरस्वती विद्या मंदिर के ही एक छात्र ने तोड़ा जो 86% अंक लेकर तोड़ सका। बिल्कुल, हम हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल जरूर आ रहा है। इंडिया और भारत को लेकर आजकल बहुत बहस छिड़ी हुई है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल सामयिक प्रश्न है आपका। जिन लोगों ने बहस छेड़ रखी है उनकी मानसिकता पर दया आती है। हम भारत थे, भारत हैं, रहेंगे क्या ये समय बताएगा। किंतु आज हमको किसी ने भारत कह दिया, इस पर लोग जो शोर शराबा कर रहे हैं उनको देखकर हंसी ही आती है, क्योंकि अनादिकाल से भारत नाम से पृथ्वी का जो भूभाग प्रसिद्ध रहा, चर्चित रहा, जाना जाता रहा, इतिहास और अनेक ऐतिहासिक घटनाएं इस बात के प्रमाण हैं। इसके बाद भी वही अंग्रेजी का भूत जो भारतीयों पर, कुछ भारतीयों पर सवार हो गया, ये चिंता का विषय है। जबकि अंग्रेजों ने एक विशेष कार्य कर दिखाया भारत में आकर। अंग्रेजी भाषा के व्याकरण का एक नियम है कि कभी भी प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। जैसे एक भाषा में है वैसे ही उसको अंग्रेजी भाषा में भी उच्चारित किया जाता है। किंतु भारत में अंग्रेज जब आए तो विश्व भर में जो नहीं किया वो भारत में कर डाला। क्या किया? तो भारत देश का नाम उसको ही ट्रांसलेट कर दिया। भारत को इंडिया बनाना हमारे हिसाब से केवल ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन केवल ट्रांसलेट नहीं किया है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है, और वो साजिश है भारतीयों को डोमिनेट करने की, भारतीयों को कम सिद्ध करने की। और वो साजिश कहां से प्रमाणित होती है कि भारत को इंडिया कहा
इतने तक कोई विशेष बात नहीं लगी। स्मार्ट नेम दिया उन्होंने, इसलिए भारतीयों ने भी उसको स्वीकार कर लिया। किंतु जब इन्होंने भारतीय को इंडियन कह दिया, तब कुछ विचारक बाध्य हुए इसकी तह में जाने के लिए, और जब खोजबीन की तो अंग्रेजी भाषा का प्रामाणिक शब्दकोश ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप उसको देखेंगे तो उसमें सहज भाव से रूप में मिल जाएगा इंडियन शब्द का अर्थ क्या लिखा हुआ है। इंडियन शब्द का अर्थ लिखा हुआ है आउटडेटेड। इंडियन शब्द का अर्थ लिखा हुआ है आउट ऑफ फैशन। इंडियन शब्द का अर्थ लिखा हुआ है झगड़ालू। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि इंडिया, इंडियन, अगर हम डिक्शनरी में पढ़ते हैं तो ये जो सारे शब्द हैं वो आउटडेटेड है। तो इतने दिनों से जो बचपन से हम ये नारे लगा रहे थे, आई लव माई इंडिया, और जो बैच हम इंडिया का पहनते थे, तो ये सब सारा कुछ गलत था। देखिए, इंडियन मीन्स आउटडेटेड ये मैंने नहीं कहा, मैंने तो केवल बताया है कि अंग्रेजों ने इंडियन मीन्स क्या लिखा। उन्होंने अपनी बिरादरी को अर्थात अपने देशवासियों को क्या जानकारी दी। हमको जब इंडियन कहा तो उनके हिसाब से इंडियन मीन्स क्या, उनके परिवार के, उनके देश के देशवासी हमको उस रूप में देखते रहे, हमको आउटडेटेड मानते रहे, आउट ऑफ फैशन मानते रहे, झगड़ालू मानते रहे। ये उनकी सोच रही। बिल्कुल सर, आप काफी समय तक संघ से जुड़े रहे हैं, और ऐसे में अगर मैं बात करूं, जब संघ की बात आती है तो मन में एक चीज जरूर आती है। लोग कहते हैं कि आरएसएस ही बीजेपी है, बीजेपी ही आरएसएस है, और जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है वहां पर आरएसएस यानी कि संघ अपना हस्तक्षेप करता है, वहां पर संघ का योगदान होता है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? सामने वालों का दृष्टिकोण कब किस घटना से, किस आचरण से कैसा हो जाएगा, इस बारे में वो सामने वाला ही प्रथम जिम्मेदार होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहा है। उसके दृष्टिकोण से विकसित हुए राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग देश में जहां जहां पर जिन जिन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सब जगह पर वो राष्ट्रवाद उनके आचरण के द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अब इसको लोग संघ का हस्तक्षेप मानने लग जाएं, ये शायद बुद्धिमानी नहीं होगी। बिल्कुल, सरकार प्राथमिक शिक्षा को लेकर बात करती है कि हर जगह शिक्षा हम पहुंचा रहे हैं, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह पाएगा, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा, तो सरकार उसके लिए काम कर रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एकल अभियान की और एकल विद्यालय की, तो 1 लाख से ज्यादा एकल विद्यालय हैं। आज वनवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय खुले हैं जो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो अगर हर जगह शिक्षा पहुंच ही रही थी तो एकल विद्यालय इतने सारे खोले गए, उनकी क्या जरूरत पड़ गई? जैसी परिस्थिति भारत की है उसमें यह जिज्ञासा होना भी स्वाभाविक है। भारत सरकार अपने प्रयत्नों से पूरे देश में शिक्षा का प्रसार करने में तल्लीन है, उसका काम है, वो कर रही है। किंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक दोष जो शिक्षा तंत्र के कारण उपज गया जाने अनजाने में, वो यह है कि बच्चा विद्यालय पढ़ने गया, ये एक पक्ष है, लेकिन बच्चा विद्यालय से वापस आया, होना तो यह चाहिए था कि उसकी पढ़ाई उसी समय पूर्ण हो जाती विद्यालय से निकलते ही, किंतु ऐसा वर्तमान चलन में हो नहीं रहा है। हर छात्र को घर के लिए गृह कार्य दिया जाता है, जिसको होमवर्क के नाम से प्रसिद्धि मिली है। अब घर के लिए जो कार्य दिया गया वो कार्य कौन पूर्ण करावे? ये प्रश्न इसलिए आता है कि अधिकांश छात्रों के, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश छात्रों के माता पिता या तो खेतीहर मजदूर हैं, या किसान हैं, या जंगल से लकड़ी काटने और उसको बेचने का काम करते हैं। तो शाम को जब बच्चा घर पहुंचा तो उसका वो गृह कार्य कौन पूर्ण करावे? उनके माता पिता सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भूमिका प्रारंभ होती है एकल विद्यालय। हाँ, एकल विद्यालय जब प्रारंभ हुए थे 34 वर्ष पूर्व, तब पूरे देश में विद्यालय नहीं थे, किंतु आज विद्यालय हो चुके हैं। तो अब हर छात्र को अभिभावक की भूमिका में एकल विद्यालय
अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हमारे विद्यालय में आकर उन बच्चों को अपना गृह कार्य पूर्ण करने में आचार्यों का सहयोग प्राप्त होता है, जिसके कारण बच्चे कक्षा में पिछड़ने से बचे रहते हैं। जी। हमारी विशेष रूप से यह भूमिका है। जी, एकल विद्यालय जो शिक्षा बच्चों को देता है, पंचमुखी शिक्षा देता है, जिसमें सब कुछ बताया जाता है जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे में अगर मैं मिशनरी स्कूलों की बात करूं तो आपको देश के हर जिले में मिशनरी स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन विद्या मंदिर इतने आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या लगता है आपको कि आज की जो शिक्षा है, क्या मिशनरी स्कूल ने ही असर डाला है, जो संस्कारों की कमी हो रही है आजकल बच्चों में? निश्चित रूप से यह कहने मुझे कोई संकोच नहीं है, किसी दूसरे देश से आया हुआ कोई भी तंत्र हमारे देश के संस्कारों को क्यों प्रोत्साहित करना चाहेगा? वो तो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहेंगे। इस कारण से यह अभाव क्रिएट हुआ है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा सहज भाव से। लेकिन अभी भी जब भी विद्या मंदिर की बात होती है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये चीज आ जाती है कि हिंदी संस्कार, देखिए शिक्षा जो आजकल की है, लोगों को सिर्फ लगता है कि शिक्षा ही ग्रहण कर लो बहुत है, लेकिन शिक्षा और संस्कारों का मिलाप कितना जरूरी है आज की जनरेशन में। एक गीत हमको कभी सुनने को मिला था, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। भारतवर्ष में अनेक घटनाएं घटित हुई हैं। वो आर्थिक भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण हैं। सैन्य विभाग में भी अनेक भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने आए समाज के। उनको गहराई से देखने पर एक ही बात ध्यान में आई कि वो सभी छात्र अपने जमाने के ब्रिलियंट स्कॉलर्स रहे, उच्च शिक्षित रहे, किंतु केवल रटी रटाई शिक्षा उनके साथ गई, देशभक्ति का संस्कार उनके साथ नहीं गया। इसलिए बहुत बड़े लालच नहीं, चंद मदिरा की बोतलों के चक्कर में उन्होंने गोपनीय फाइलें विदेशी जासूसों को सौंपने में संकोच नहीं किया। उनके अंदर देशभक्ति का बोध ही नहीं था, इसलिए केवल शिक्षा से काम नहीं चले। हमारे साथ माधवेंद्र सिंह जी थे, जिनसे हमने बातचीत करी, बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। इसी तरीके से हम लगातार हाजिर होते रहेंगे, नए व्यक्तित्व से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए एकल भारत, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। नमस्कार।